हाँ जी। तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला वीडियो या पिछली क्लास जब हम खत्म कर रहे थे, राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि राव गोपाल सिंह खरवा के एक सहायक थे भूप सिंह, और मैंने कहा था तोड़गढ़ जेल से फरार हो गए थे और कालांतर में वही अपने राजस्थान में विजय सिंह पथिक के नाम से लोकप्रिय हुए और उन्होंने किसानों का एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज हम उसी बिजोलिया किसान आंदोलन की बातचीत करेंगे। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक द्वारा नहीं शुरू किया गया। विजय सिंह पथिक उसमें बीच में से जुड़े थे। बिजोलिया किसान आंदोलन उससे पहले से शुरू हो गया था। तो हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे और उससे भी पहले हम थोड़ी बिजोलिया के बारे में बातचीत करेंगे। बिजोलिया क्या था, कहाँ पे था, क्या कारण रहे जिनकी वजह से किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो वो सारी बातें हम शुरू करते हैं। पहले जब हम बिजोलिया की बात करते हैं तो आप करंट लोकेशन देखेंगे, अब देखेंगे तब तो आज तो पड़ता है बिजोलिया अपने भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पर उस समय अपने रियासत लगा करती थी मेवाड़। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे अपने मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, जो बड़े ठिकाने हुआ करते थे, जो बड़े जागीरदारों की जागीरें हुआ करती थी, वो 16 ठिकाने हुआ करते थे। उनमें एक ठिकाना बिजोलिया था। तो बिजोलिया इन 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों के अंदर शामिल हुआ करता था मेवाड़ रियासत के अंदर। एक बंदा था अशोक परमार। अशोक परमार नाम के बंदे थे। भरतपुर में एक जगह पड़ती है जगनेर, वहां जगनेर से आ गए थे, राणा सांगा के पास में आ गए थे और राणा सांगा की तरफ से एक युद्ध में भाग लिया था। राणा सांगा की तरफ से उन्होंने खानवा का युद्ध, हमें ज्यादातर लोग जानते हैं 1527 ईस्वी में बाबर के खिलाफ जो राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के अंदर अशोक परमार ने भाग लिया था। अशोक परमार को एक जागीर दी गई थी उपरमाल, पठारी भूभाग है, उपरमाल का पठार है, तो इस क्षेत्र को उपरमाल कहा करते थे। उपरमाल की जागीर दी गई थी। ये जो उपरमाल जागीर थी, इसका जो मुख्यालय था, इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका जो सदर मुकाम था, और शब्दों में कहो तो इसकी जो राजधानी थी, वो राजधानी बिजोलिया हुआ करती थी। तो बिजोलिया का ठिकाना अशोक परमार को दिया गया था, राणा सांगा द्वारा दिया गया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार जगनेर से आए हुए थे, जिनको ये बाद में बिजोलिया की जागीर दी गई थी। बिजोलिया के तो अब बिजोलिया परमारों का ठिकाना हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि मेवाड़ का जो बिजोलिया ठिकाना था वो कौन से राजवंश से संबंधित था, तो वो परमार राजवंश से संबंधित हुआ करता था। इस बिजोलिया ठिकाने में 79 विलेज आया करते थे। 79 गांव जो थे वो इस बिजोलिया ठिकाने के अंदर आया करते थे। इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी थी। बिजोलिया ठिकाने के एक साइड में कोटा और बूंदी थे, कोटा और बूंदी स्टेट लगा करते थे। एक साइड में ग्वालियर स्टेट लग जाया करता था, और फिर बाकी मेवाड़ के जो राज्य थे, मेवाड़ के क्षेत्र थे, वो लगते थे। इसलिए इसकी लोकेशन ऐसी थी कि किसान बिजोलिया से दूसरे किसी भी क्षेत्र में मूव कर सकता था, दूसरे किसी भी क्षेत्र के अंदर जा सकता था। जो कोटा बूंदी की तरफ जा सकता था, वो ग्वालियर स्टेट की तरफ जा सकता था, दूसरे ठिकानों में तो मेवाड़ के अंदर आ जा सकता था। तो ये तो बिजोलिया की नॉर्मल जानकारियां कि बिजोलिया जो है वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। उस समय मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था। जगनेर के अशोक परमार को, जिसने खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से भाग लिया था, राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। इसमें 79 गांव हुआ करते थे, 79 विलेज थे, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये कोटा बूंदी और ग्वालियर स्टेट से घिरा हुआ था। इसलिए किसान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से, सरलता से आ जा सकते थे। बिजोलिया की जानकारी है, बिजोलिया की नॉर्मल सी बात है। हम चूंकि किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन की बातें करेंगे कि किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी, वो क्या कारण थे जिनकी वजह से यहाँ पे किसान आंदोलन शुरू हो गया था, उन कारणों पर जाएंगे। बेसिकली किसान आंदोलन है तो किसानों के कारण क्या रहे होंगे, तो किसानों का कारण रहा होगा भाई किसानों पे टैक्स लगता होगा, किसानों पे ज्यादा टैक्स लगता होगा। तो एक तो टैक्स की बात, थोड़ी सी और एक बात टैक्स की भी बात करने से पहले, कि बिजोलिया में एक सामंत हुए थे राव केशवदास। राव केशवदास नाम करके सामंत थे, और राव केशवदास के समय में मराठों ने बिजोलिया ठिकाने पर कब्जा कर लिया था। उस समय राव केशवदास ने यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान हुआ करते थे, उन धाकड़ जाति के किसानों का सहयोग लिया और उन धाकड़ जाति के किसानों के सहयोग से मराठों को बिजोलिया से भगा दिया था, मराठों से बिजोलिया को मुक्त करवाया था राव केशवदास ने। इसलिए किसानों के और सामंत के, किसानों के और राव के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे।
और ये जो संबंध थे ये गोविंद दास तक जारी रहे सके से, केशव दास से लेके गोविंद दास तक जितने भी सामंत बने उनके साथ किसानों के संबंध बहुत अच्छे थे। 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हो गई। 1894 में गोविंद दास की मृत्यु होने के बाद में अब एक बिजोलिया में नए सामंत बने थे, उन सामंत का नाम था कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह नाम करके नए सामंत बने। बस घोटाला यहीं से शुरू हुआ, मामला बिगड़ना यहीं से शुरू हुआ। कृष्ण सिंह ने नए टैक्स लगा दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके समय में 84 प्रकार के टैक्स लगते थे, 84 प्रकार के टैक्स लगने शुरू हो गए थे। अब हालांकि कई टैक्स तो हम देखते हैं तो कई टैक्स तो बहुत ही नॉमिनल से टैक्स हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जब जैसे एक टैक्स हुआ करता था खिचड़ी, कि यदि कभी सामंत आपके गांव में आएगा तो गांव वालों को सामंत को खाना खिलाना पड़ेगा। अब सामंत कब गांव में आता था, पूरी जिंदगी में कब निकलता था, कब उसे खाना खिलाने का मौका मिले, पर फिर भी हम टैक्स की संख्या गिने तो 84 के आसपास में टैक्स हो गए थे, एक बड़ी संख्या थी टैक्स की। अब सबसे बड़ा जो टैक्स हुआ करता था वो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, और लैंड रेवेन्यू की दरें बढ़ा दी गई थी, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था। उसका जो भू राजस्व था, भू राजस्व ज्यादा कर दिया गया था। भू राजस्व ज्यादा कर दिया वो तो था, भू राजस्व नकदी में लिया जाने लगा था। अंग्रेजों के आने के बाद में व्यवस्था में एक बड़ा चेंज आया था, भू राजस्व नकदी के अंदर लेने लग गए थे। नकदी में भू राजस्व जब लेने लग गए थे तो जो किसान थे वो साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे, जो पैसे देने वाले महाजन थे उनके चंगुल में फंसने लग गए थे, कर्जा बढ़ने लग गया था किसानों के ऊपर। फिर इस भू राजस्व को लेने का जो तरीका था वो तरीका और बड़ा अजीब सा हो गया था। जैसे इस भू राजस्व को लेने का जो तरीका था वो था लाटा कुंता। दो शब्द है, लाटा और कुंता। नॉर्मल से मैं आपको बताऊं तो किसान अपनी फसल को काटने के बाद जब उसकी गठरियां बना बना के खेत में रखा करता था, उन गठरियों को बोलते थे लाटा। जब वो किसान अपनी खेत में उन फसल को काट के गठरियां बना के रखता, उसके बाद में राज्य की तरफ से एक कर्मचारी आता, जैसे मान लो जैसे अभी अपने पटवारी आता है, वैसे राज्य की तरफ से कर्मचारी आता, जागीरदार की तरफ से कर्मचारी आता, और वो जो फसल पड़ी रहती उस फसल का अनुमान लगाता, अंदाजा लगाता, एस्टिमेट लगाता। उस अनुमान, अंदाजे या एस्टिमेट को अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कुंता। मतलब उन लाटों के कुंते लगाए जाते, अनुमान लगाया जाता कि इस बार फसल कितनी हो जाएगी, और अंदाजे के आधार पर, अनुमान के आधार पर, कुंते के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। बस दिक्कत सबसे बड़ी यही थी, किसान इससे बड़ा परेशान था। किसान ये चाहता था उसकी फसल तोल ली जाए, और तोल के भले ही हमसे कितना ही भू राजस्व ले लिया जाए, लेकिन कम से कम अंदाजे के आधार पर तो भू राजस्व तय नहीं किया जाना चाहिए। पर अंदाजे के आधार पर भू राजस्व लिया जा रहा था, कुंता लगाया जा रहा था उसका लाटों का। और बड़ी समस्या, बेगार, बिना पैसे दिए काम करवा ले। जागीरदार कई मौकों पर बिना पैसे दिए काम करवा लिया करते थे, उसके बदले में उनको वेतन नहीं दिया जाता था। किसान इस वजह से परेशान थे कि उनके अवैतनिक काम करना पड़ जाता था, बेगार देनी पड़ जाती थी। ये शुरुआत में कुछ मुख्य से कारण थे कि टैक्स ज्यादा थे, 84 प्रकार के टैक्स थे, भू राजस्व बढ़ा दिया था, नकदी में लेते आते वो साहूकारों के चंगुल में फंसने लग गए थे, लाटे कुंते लगाए जाते थे कि जो फसल पड़ी रहती थी उसका अंदाजे के आधार पर भू राजस्व तय कर दिया जाता था, बेगार ली जाती थी। इन सब समस्याओं की वजह से यहाँ के जो धाकड़ किसान थे, जिनके किसी समय में सामंत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, वो रिलेशन बिगड़ने लग गए थे, और इन सामंतों ने यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो शुरुआती कुछ कारण ये रहे थे कि टैक्स ज्यादा थे, भू राजस्व की दरें ज्यादा थी, उसको लेने का तरीका लाटा कुंता गलत था, और बेगार ली जाती थी। इस वजह से कृष्ण सिंह के टाइम में आंदोलन बाद में शुरू होने लगा। धाकड़ किसान थे, इसलिए यहाँ पर एक धाकड़ पंचायत बनी हुई थी, और उस धाकड़ पंचायत ने आंदोलन शुरू किया था। अब आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे वो बात और हम पढ़ते हैं। आंदोलन में आगे बताने से पहले हम एक बात और बताऊं, बिजोया किसान आंदोलन को बेसिकली आप 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हो। जब वो 1897 में शुरू हुआ, वहां से लेके 1915 तक, फिर उसका आप 1915 से लेके 1923 तक, और फिर आप 1923 से लेके जब तक वो खत्म हुआ था 1941 तक, थर्ड फेज है उसका। 3 फेज है, 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन को हम बांट सकते हैं। पहले चरण में 1897 टू 1915, सेकंड फेज में 1915 टू 1923, और थर्ड फेज में 1923 से 1941। यहां तक आप बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांट कर पढ़ सकते हैं। क्या क्या अंतर निकाले इनमें? जो पहला चरण है, इसमें किसान आंदोलन स्वतः स्फूर्ति शुरू हो गया था, स्पॉन्टेनियस था, अपने आप ही शुरू हो गया था। लोकल लीडर जो थे वो इस आंदोलन को चला रहे थे, स्थानीय नेताओं के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। दूसरा जो चरण है, इस दूसरे चरण में इसको योग्य नेतृत्व मिला, एक्सपीरियंस, अनुभवी नेता है। सबसे बड़ी बात, जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गया था।
राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ये आंदोलन जुड़ गया था। तीसरे चरण में पतन दिखाई देता है, डिक्लाइन दिखाई देता है, पराभव का काल दिखाई देता है, पर जैसे तैसे लास्ट में जाकर समझौता हो गया था। तो 3 चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहले चरण में जब स्पॉन्टेनियस था, लोकल लीडर चला रहे थे। दूसरे में जब उसमें कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप आ गई थी, वो नेशनल मूवमेंट के साथ में कनेक्टेड हो रहा था। और तीसरा चरण है जिसके अंदर उसका डिक्लाइन हो रहा था, उसका पराभव और पतन का काल था। तो हम 3 चरण अलग अलग पढ़ेंगे। अब जब हम एक एक चरण की बात करें तो सबसे पहले हम पहला चरण ले। पहला चरण जो हमारा 1897 से लेके 1915 तक था, जो स्वतःस्फूर्त था, जो स्थानीय नेताओं के द्वारा चलाया गया था, बाद में संचालित किया गया था। तो पहला चरण जब हम ले तो 1897 टू 1915। मैंने अभी बताया कि धाकड़ किसान ज्यादातर थे। धाकड़ किसानों की पंचायत हुआ करती थी यहाँ पे, धाकड़ पंचायत। आपस में थोड़े बहुत संगठित भी थे किसान, भले वो जातीय पंचायत को लेकर हो, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें संगठन बना हुआ था। हुआ यूं कि एक गांव पड़ता था बिजोलिया में, गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव था। यहां पर एक किसान हुआ करते थे, गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़ नाम के किसान थे। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः वहां पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। इनके घर पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। अब मृत्यु भोज के कार्यक्रम में अपने आज भी राजस्थान के अंदर मृत्यु भोज जैसी व्यवस्थाएं है, हम देखते भी हैं। गांव के अंदर मृत्यु भोज हो तो आसपास के भाई बंदियों के जितने भी गांव होते हैं वो सब गांव खाना खाने के लिए आते हैं। तो खूब सारे आसपास के जो धाकड़ किसान थे वो गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हो रखे थे। ये 1897 की बात है। मृत्यु भोज के अवसर पर गंगाराम जी धाकड़ के घर पर ये लोग इकट्ठे हो रखे थे। वहां पर जब किसान आए, खूब सारे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। थोड़ी उनमें पॉलिटिकल चर्चाएं हुई, थोड़ी सोशल चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं में ये बात भी सामने कि यार ये तो गलत तरीका है। कितने कितने तो टैक्स लगा दिए, 84 टैक्स लगा दिए, भू राजस्व कम हो नहीं रहे हैं, लेने का तरीका गलत है, तोल के नहीं लेते, लाटों के कुंते लगा देते। कोई बीच में बोला गया वो सब छोड़ो यार, बिना पैसे दिए काम और करवा लेते हैं, बेगार और ले लेते हैं ये लोग। तो किसान ये सब इकट्ठे होकर वहां बात ही कर रहे थे। वहां पर एक बंदे थे, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास इन किसानों के पास आए। साधु सीताराम दास बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय में काम किया करते थे। पुस्तकालय में काम करते, थोड़े पढ़े लिखे आदमी थे। वो इन किसानों के पास आए। उन्होंने आगे पूछा क्या समस्या है, क्यों इकट्ठे हो रखे हो। किसानों ने इनको कहा कि साहब आपसे कौन सी छुपी हुई बातें हैं, सब आपको बताइए। कृष्ण सिंह ने कितने कितने तो टैक्स लगा दिए हम पे, भू राजस्व ज्यादा ले रहा है, कुंते लगाए जा रहे हैं, बेगार ली जा रही, हम सब परेशान है इससे। साधु सीताराम दास ने कहा तो यार परेशान होने क्या बात है, तुम शिकायत कर दो इसकी। उनका जागीरदार की शिकायत, सामंत की शिकायत कहां की जाए। अपने मारवाड़ी में कहे जैसे कि बाबो सन कहे पर बाबन कुण कहे, अब इसकी शिकायत कहां करनी है। तो आप सामंत के ऊपर राजा होता है। राणा जी जो है उदयपुर के अंदर, जो राणा जी बैठते हैं उनके पास जाओ और उनके पास शिकायत करके हो। तो राणा जी कौन है, तो उस समय जो मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे वो थे फतेह सिंह। फतेह सिंह जी उस समय मेवाड़ महाराणा थे। क्योंकि तुम तो फतेह सिंह जी के पास जाओ और फतेह सिंह जी को जाकर कहो कि साहब ये आदमी ये गलत काम कर रहा है, तो क्या होगा, तो अपने आप इसको समझा देंगे, अपने आप इस पे नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो कहा ठीक है, कौन जाए। तो 2 समझदार लोगों को उदयपुर भेजा गया, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास किसानों की शिकायत लेकर। वो जो 2 बंदे थे, उन बंदों के नाम थे, एक थे नानाजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल। नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल नाम करके 2 आदमी थे। इन दोनों को कहा कि तुम जाओ राणा जी के पास जाओ और राणा जी को जाके बता के आओ कि हमारी क्या क्या समस्या है। ये लोग गए उदयपुर, कई दिन तक तो मिलने का टाइम ही नहीं मिला। फिर जब इनको टाइम मिला, राणा जी ने इनकी बात सुनी। राणा जी को लगा यार कुछ ना कुछ है। तो उनका ठीक है भाई, पहले मैं तुम्हारी जांच करवाऊंगा, जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखेंगे। कोई बात नहीं साहब, जांच करवा लो। और फतेह सिंह जी ने एक जांच अधिकारी भेज दिया, हामिद नाम करके एक जांच अधिकारी भेजा और कहा भाई जाके बताओ किसानों की क्या शिकायतें हैं, किसानों की क्या समस्याएं। हामिद यहाँ पर आया और हामिद ने आके बताया भी, उसने किसानों के पक्ष में बताया। उसने राणा जी को जाके कहा जब ऐसे से ज्यादा टैक्स लग रहे हैं, किसानों की कुछ समस्याएं हैं। तो राणा जी ने भी 1-2 टैक्स भी कम किए। हालांकि ठिकाने पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। जब ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हुए और कृष्ण सिंह को पता चला अच्छा अब तुम मेरे खिलाफ शिकायत लगाओगे। पता लगाओ रे कौन कौन शिकायत लगा के आए थे कि साहब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों शिकायत लगा के। और कृष्ण सिंह ने ऑर्डर जारी किया कि नानाजी और ठाकरी बिजोलिया के आसपास दिख गए, दोबारा तो देख लेना, दोनों गिरफ्तार कर लूंगा। और उसने नानजी पटेल को और ठाकरी पटेल को दोनों को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया, दोनों को बिजोलिया से निकाल दिया। और इसी बीच सामंत ने एक और काम किया। 1899 में अपने छप्पनिया अकाल पड़ा हुआ था। ये दिन मैंने बीच की क्लास में भी किसी में आपको बताया था। 1899 में इधर अपने छप्पनिया अकाल पड़ा हुआ
और इस छप्पनिया काल के समय सामंत ने किसानों की थोड़ी सहायताएं की, किसानों से बिना बेगार लिए भी उनको अनाज वगैरह बांटे गए, उनको रोजगार वगैरह मुहैया करवाए गए। इसलिए किसानों का भी थोड़ा सामंत के प्रति सिंपैथी आई, किसानों में भी सामंत के प्रति थोड़ी सहानुभूति है। फिर सामंत ने एक काम और किया, उसने कुछ किसानों को अपनी तरफ मिलाया, उनमें से कई किसानों को पटेल बना दिया, कईयों को नंबरदार बना दिया, कईयों को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। इसलिए किसानों की एकता समाप्त कर दी गई। अब खूब सारे जो किसानों के नेता थे वो सामंत के पक्ष में आ गए, इसलिए किसानों का जो आंदोलन था वो एक बार तो बैठ गया, एक बार आंदोलन समाप्त हो गया। इसी बीच एक बड़ी और घटना हुई। 1903 में कृष्ण सिंह ने एक नया टैक्स लगा दिया, उस टैक्स का नाम था चौरी कर। यहां से आंदोलन दोबारा शुरू होता है। एक बार आंदोलन समाप्त हो गया था, पर चौरी कर जैसे लगा, 5 रुपए चौरी कर लगाया गया। हम ज्यादातर लोग आप जानते होंगे चौरी तो लड़की की शादी के समय घर में जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है, अपने हवन कुंड बनाया जाता है, उसको चौरी कहते हैं। तो सीधा सीधा सा टैक्स है कि कोई भी किसान यदि अपनी लड़की की शादी करेगा तो उसे सामंत को एक टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स हो जाएगा चौरी कर। 5 रुपए चौरी टैक्स लिया जाएगा। 1903 में कृष्ण सिंह ने लगा दिया। बात बड़ी उल्टी थी, बात बड़ी अजीब सी थी। ये तो अपने राजस्थान की संस्कृति है जो कहती है कि जब कन्या की शादी हो तो कन्यादान तो जमा करवाए जाना चाहिए। यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। बंदा कन्या की शादी पे पैसे ले रहा है, किसान इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे होकर कहा भाई ये तो तरीका गलत है। 1905 में किसान गए और किसान लगभग 200 लड़कियों को लेके गए और कहा कि साहब जब तक आप चौरी टैक्स नहीं हटाओगे हम इन लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण सिंह ने चौरी टैक्स नहीं हटाया, तो वो जो किसान थे, 200 जो किसान थे, वो वहां से ग्वालियर स्टेट की तरफ पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा यदि जुल्मी शासन हो जाए तो हमें शासन में रहना ही नहीं, हम आपके यहाँ पर खेती नहीं करेंगे, हम यहाँ से ग्वालियर जा रहे हैं। तो ग्वालियर की तरफ चले जाते हैं, वो किसान ग्वालियर की तरफ चले। जब ग्वालियर की तरफ चले गए तो कृष्ण सिंह में बुद्धि आई। उसको लगा कि यार यदि किसान रहेंगे ही नहीं, किसान मेरे यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे, फसल ही नहीं बोएंगे, तो टैक्स किस बात का लूंगा, टैक्स नहीं होगा तो इनकम किस बात की होगी। इसलिए कृष्ण सिंह तो वापस गया और उसने जाकर किसानों को कहा अरे गलती हो गई, आप तो वापस आ जाओ, मैं आपके चौरी टैक्स ही कम कर दूंगा, बाकी टैक्स ही कम कर दूंगा और तुम आगे खेती कर लो। वो एक बार वापस किसानों को मनाने में कामयाब हो गया और वो किसानों को वापस लेके आ गया। तो ये याद रखे थोड़ा सा। 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी टैक्स लगा दिया था, 5 रुपए चौरी टैक्स लगा दिया था, और किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। और इससे नाराज हो गए जो किसान थे वो ग्वालियर स्टेट की तरफ चले गए थे। हालांकि उसने वापस समझा बुझा के वापस लेके आ गया था। चौरी टैक्स से आंदोलन दोबारा शुरू हो गया था। पहले जो टैक्स की वजह से शुरू हुआ था उसमें एक बार बीच में उसने फिर खत्म करवाया था, लेकिन इस बार वो दोबारा शुरू हो गया था। वापस किसान आ गए। इतने में एक घटना और हुई। 1906 में कृष्ण सिंह तो मर गया, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हुई तो कृष्ण सिंह की संतान नहीं थी, तो अब नया सामंत किसको बनाया जाए। रिवाज होता था कि जो आपका परंपरागत परिवार है वहीं से किसी लड़के को गोद लिया जाए और उसको नया सामंत बनाया जाए। अशोक परमार सबसे पहले यहां पर आया था। अशोक परमार भरतपुर में जगनेर से आया था, इसलिए कहा गया जगनेर से किसी लड़के को लाया जाए, उसको सामंत घोषित किया जाए, और एक नया सामंत लाया गया पृथ्वी सिंह। 1906 में पृथ्वी सिंह को यहां पर सामंत बना दिया गया। पृथ्वी सिंह सामंत बना। पृथ्वी सिंह सामंत बना, वो बाहर से आया हुआ आदमी था, उसका न तो मेवाड़ से कोई ज्यादा लगाव था, ना मेवाड़ के किसानों से लगाव था, ना मेवाड़ के रीति रिवाजों को वो जानता था। अपने यहाँ पे एक कर लगा करता था कि जब भी कोई नया सामंत बनेगा वह राजा को एक टैक्स देगा, और उस टैक्स को बोलते थे तलवार बंधाई। तलवार बंधाई नाम करके टैक्स होता था। सामंत राजा को दिया करते थे, जनता का कोई लेना देना नहीं। जब भी नया सामंत बनेगा राजा की तरफ से उसको तलवार बांधी जाएगी, तो राजा को वो टैक्स देगा, उस टैक्स को बोलते थे तलवार बंधाई कर। आप ज्यादा अच्छे शब्दों में कर दो तो ये एक सक्सेशन फी थी, उत्तराधिकार शुल्क था, कि जब भी कोई नया उत्तराधिकारी बनेगा उसको एक चार्ज देना पड़ेगा, वो तलवार बंधाई हुआ करता था। 1906 में नया सामंत बन रहा है पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह को कहा कि भाई दे, तू दे। पृथ्वी सिंह ने ये राजा के पास जमा करवाया, मेवाड़ राणा के पास जमा करवाया, लेकिन जब उसकी खर्चा हुआ तो उसने जनता पे लगा दी, और उसने कहा साहब मेरे से पैसे लगे हैं तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, और अब ये पैसे आप दीजिए। और उसने किसानों से तलवार बंधाई ले ली। किसानों ने कहा आज दिन तक अशोक परमार से लेकर कृष्ण सिंह तक जितने सामंत बने हैं सब सामंतों ने मेवाड़ के राणा को तलवार बंधाई दी होगी, आज तक किसी भी सामंत ने हमसे नहीं लिया। उसने कहा कई काम पहली बार ही होते हैं, और इस बार मैं आपसे तलवार बंधाई लूंगा। तो 2 टैक्स याद रखने वाले से कि 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई टैक्स लगा दिया था, और 1903 में कृष्ण सिंह ने जो था वो चौरी टैक्स लगा दिया था। इसमें याद रखने वाली ये भी बात कि तलवार बंधाई जो टैक्स था वो सामंत राजा को दिया करते थे, उत्तराधिकार शुल्क हुआ करता था, जनता का कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन पृथ्वी सिंह वह सामंत था बिजोलिया का जिसने यह कर जनता पर लगा दिया था।
तो जनता अब 2 नए करों से और पीड़ित हो गई। 84 प्रकार के टैक्स आप पहले ले रहे थे, भूरा रिश्वत ज्यादा ले रहे थे, लाटे कुंते आप लगा रहे थे, बेगार आप ले रहे थे, अब आपने चौरी टैक्स भी लगा दिया और अब आपने तलवार बंदूक टैक्स भी लगा दिया। तो पहले चरण के अंदर तो किसान अपने स्तर पर विरोध करते रहे, किसानों ने और ज्यादा विरोध किया। तो पृथ्वी सिंह ने किसानों के 2 नेता हुआ करते थे, किसानों के 2 नेता थे, एक का नाम था फतेहकरण चारण, फतेहकरण चारण नेता थे, और एक नेता थे ब्रह्मदेव। इन दोनों को बिचौलिया से निकाल दिया इस बार। पहले जब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को निकाला था तब तो वो जुर्माना दे के वापस आ गए थे, वो तो बाद में आंदोलन में इतना कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाते। अब ये 3 वैसे बड़े नेता थे, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और एक प्रेमचंद भील एक नेता हुआ करते थे। 3 नेता थे। इन 3 नेताओं में से फतेहकरण चारण को और ब्रह्मदेव को उन्होंने निष्कासित कर दिया पृथ्वी सिंह ने इस बार। उसने कहा नहीं भाई तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, इनका निष्कासन कर दिया गया। और मैंने अभी बताया साधु सीताराम दास जो थे वो ठिकाने की पुस्तकालय में काम करते थे, इनको का बहस खूब हो गया, खूब किताबें बांट ली, आज के बाद यहाँ नहीं दिखने चाहिए। तो साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया गया, फतेहकरण चारण को और ब्रह्मदेव जो थे इनको बिचौलिया से निकाल दिया गया। इस प्रकार पहला जो चरण था उसमें किसानों को ज्यादा सफलताएं भी नहीं मिली, किसानों ने अपने स्तर पर ही प्रयास किए थे। किसानों के जो नेता थे वो साधु सीताराम दास थे, प्रेमचंद भील थे, फतेहकरण चारण थे और ब्रह्मदेव थे। ये पहला चरण था। हालांकि पहले चरण में किसानों को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन 2 बड़ी बातें। एक तो किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई, उनके समझ में तो आया कि यार हमारे अधिकार क्या है, हमारे हक क्या है, हम क्यों लड़े। और उनमें सामंत विरोधी भावना प्रबल हुई, जो सामंत थे उनका भी विरोध किया जा सकता है, तो जो सामंत विरोधी भावनाएं थी वो प्रबल होती है उनके बीच में। तो 2 चीजें देखने को मिलती है पहले चरण के अंदर। तो ये पहला चरण 1897 से 1915 तक। धाकड़ किसान थे इसलिए धाकड़ पंचायत बनी हुई थी। गिरधरपुरा नाम के गांव में गंगाराम जी धाकड़ नामक किसान के घर पर उनके पिता के मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, उसमें किसान इकट्ठे हुए थे। वहां पर किसानों ने बातचीत की और साधु सीताराम दास के कहने पर 2 बंदे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत करने के लिए भेजे गए थे। और उन्होंने, राणा जी ने भी उधर से एक हामिद नामक जांच अधिकारी भेज दिया था। लेकिन पहले चरण में हामिद आया भी, आके उसने किसानों के पक्ष में अपनी राय भी दी, किसानों का पक्ष भी उसने लिया। लेकिन पहले चरण में उनको कोई ज्यादा बड़ी रियायत देखने को नहीं मिलती है। उल्टा कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को बिचौलिया से निष्कासित कर दिया था। काफी टाइम बाद जुर्माना देने के बाद भी उनको बिचौलिया में वापस लिया गया था। हालांकि इसी बीच 56 काल के टाइम में थोड़ी कृष्ण सिंह ने किसानों की सहायता की, इसलिए किसान एक बार शांत हो गए थे। लेकिन 1903 में उसके द्वारा जब चौरी कर लगा दिया गया तो किसान वापस उत्तेजित हो गए। यहाँ से दोबारा आंदोलन शुरू हो जाता है, किसान ग्वालियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिंह वापस उनको मना के लेके आ गया। 1906 में कृष्ण सिंह की डेथ हो गई, नया लड़का जगनेर से लाके पृथ्वी सिंह बनाया गया। उसने किसानों पर फिर एक कर लगा दिया, तलवार बंधाई। साधु सीताराम दास को उसने पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया और फतेहकरण चारण को और ब्रह्मदेव को बिचौलिया से निकाल दिया। इस चरण में 2 बातें देखने को मिली, किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और किसानों में सामंत विरोधी भावनाएं, जो एंटी फ्यूडल जो उनमें स्प्रिट थी वो आई थी उनके अंदर, सामंतों के खिलाफ करने की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जाग के आई थी। तो ये पहला चरण था। अब किसानों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके थे, उनमें सामंतों के खिलाफ भावनाएं भी आ चुकी थी, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ था। अब बस जरूरी एक चीज की, कोई नेता मिल जाए अच्छा सा, कोई योग्य और अनुभवी नेता मिले, कोई दिशा दिखाने वाला बंदा मिले जो इन सबको दिखा सके। अब हम पिछले वीडियो से वापस थोड़ा सा करते हैं। मैंने बताया था कि भूप सिंह वहां से निकल जाता है, मेवाड़ की तरफ चला जाता है और भूप सिंह कालांतर में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं और अपना नाम चेंज कर लेते हैं और भूप सिंह से नाम बदल के रख लेते हैं विजय सिंह पथिक। अब दूसरा चरण शुरू करते हैं, सेकंड फेज शुरू करते हैं 1915 से लेके 1923 के बीच। और इस बार एक नया बंदा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक अपने चित्तौड़ में गांव पड़ता था, चित्तौड़ में गांव था, गांव का नाम था ओछड़ी नाम का गांव था। यहां से तोड़गढ़ जेल से भागने के बाद ओछड़ी चले गए थे। वहां पर एक संस्था चलाया करते थे, विद्या प्रचारिणी सभा। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है अपने, तो विद्या प्रचारिणी सभा, मार साहब बने हुए बैठे थे और वहां विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे। इस विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन था। इस वार्षिक सम्मेलन के अंदर एक बंदा गया, साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास ने जाके इस सम्मेलन में भाग लिया और यहाँ पर विजय सिंह पथिक से मुलाकात की और विजय सिंह पथिक को कहा कि सर आपको तो हमारे बिचौलिया चलना चाहिए, वहां पर किसान त्रस्त है, किसान आंदोलन चला रहे हैं, कोई नेता नहीं है उनके ढंग का, आपको चल के क्यों ना हमारा आंदोलन करना चाहिए। और साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को ज्वाइन कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के अंदर आ जाते हैं। विजय सिंह पथिक के आने के बाद विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में 2-3 काम किए। विजय सिंह पथिक ने एक तो इस आंदोलन को
दो तीन चीजें पढ़ते हैं। देखो, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को संगठनों के माध्यम से मजबूत करते हैं, यहां पर खुद संगठन बनाते हैं, इसको अन्य संगठनों से जोड़ते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। विजय सिंह पथिक समझते थे इन सब बातों कि इन सब चीजों की आवश्यकता है। जब तक आप समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करोगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, शासन पर दबाव भी नहीं बनेगा। हमें अन्य संगठनों का भी सहारा लेना पड़ेगा और खुद को संगठन बनाने पड़ेगा। हालांकि धाकड़ पंचायत बनी हुई थी, पर धाकड़ पंचायत कोई ढंग से काम नहीं कर पाई थी। इसलिए जब विजय सिंह पथिक 1916 में, विजय सिंह पथिक ने पूछा, भाई तुम्हारे क्या संगठन वगैरह क्या चला रहे हो तुम लोग? संगठन तो कुछ ही नहीं, हमारा तो वो जातीय पंचायत है, न्यात है, खाम पंचायत है, वही काम कर रहे। उनका नहीं साहब, ऐसे बात नहीं पड़ेगी, हमें नई किसान पंचायत बनानी पड़ेगी। और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद बिजोलिया में किसान पंचायत का गठन किया, ये किसानों की पंचायत बनाई। साहब अपने अब किसान पंचायती बनाते हैं। इसमें जो केंद्रीय समिति हुआ करती थी, उस केंद्रीय समिति को बोलते उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल का मैंने बता दिया, पठार था, 5 लोगों की कमेटी बना दी, उपरमाल पंच बोर्ड। इसमें 5 पंच होंगे, उनमें एक सरपंच हो जाएगा, और वो जो सरपंच बनाया गया था वो मन्ना पटेल था। आप भले इस आदमी को अध्यक्ष कर दो, और आज की भाषा में अपने कहें तो इसको सरपंच कर दो। तो मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बना दिया गया या इसका सरपंच बना दिया गया मन्ना पटेल को। और कहा गया आज के बाद आंदोलन की जिम्मेदारी उपरमाल पंच बोर्ड। विजय सिंह पथिक जानते थे किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवाओं की सबसे पहले आवश्यकता है, इसलिए कहा भाई युवा भी आंदोलन से जुड़ने चाहिए। इसलिए एक संगठन और बनाया, उपरमाल सेवा समिति। युवाओं तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी बिजोलिया की, क्या तुम तैयार हो सारे? युवाओं ने एक मत में हाँ भरी, तो एक उपरमाल सेवा समिति बना दी। युवाओं ने पूछा साहब क्या करनी है सेवा, बताओ आप, काम बताओ हमें। कहा तुम्हें तो कुछ ही नहीं करना, गांव गांव में जाके आंदोलन के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है। और युवा गांव गांव में गए और उन्होंने जाके एक पर्चा बांट के, पर्चे का नाम था उपरमाल का डंका, डंका बजा देंगे आंदोलन का। 3 चीजें की इन्होंने आते। किसान पंचायत के तहत उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, मन्ना पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उपरमाल सेवा समिति का गठन किया युवाओं को लेके, और उपरमाल का डंका नाम का एक पर्चा प्रकाशित किया, और ये पर्चा गांव गांव के अंदर बांटा गया, किसानों को, लोगों को आंदोलन के बारे में बताया गया। अब इस उपरमाल पंच बोर्ड के तहत ये सब आंदोलन करने की कोई तैयारी कर रहे थे। इसी टाइम एक और घटना होती है। ये जो टाइम है इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सारे राजा महाराजा अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, इसलिए वर्ल्ड वॉर के नाम पे युद्ध का टाइम जब भी हुआ करता था, युद्ध के टाइम में राजा महाराजा चंदा इकट्ठा किया करते थे, आपातकालीन स्थिति में चंदा इकट्ठा किया करते थे। इसलिए उस समय 14 रुपए युद्ध चंदा लिया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। इसलिए किसान अब एक नए टैक्स से और त्रस्त हो रखे थे। इसलिए किसानों ने विजय सिंह पथिक को कहा, विजय सिंह पथिक ने कहा साहब अब अपने आंदोलन शुरू करते हैं। और उपरमाल पंच बोर्ड के तहत उपरमाल पंच बोर्ड ने 1917 मेवाड़ में एक त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। सावन की जो अमावस्या होती है, हरियाली अमावस्या बोलते हैं हम उसको, उस हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ पर एक गांव पड़ता था बेरीसाल। उस बेरीसाल गांव से आंदोलन को आगे और ढंग से बढ़ाया गया, आंदोलन का बिगुल बजाया गया बेरीसाल नाम के गांव में। कहा भाई अब अपने आंदोलन को और ढंग से आगे बढ़ाते हैं। तो 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल नामक गांव से उपरमाल पंच बोर्ड के तहत आंदोलन को वापस ढंग से शुरू किया गया, और कहा गया अपने को तो असहयोग आंदोलन करना है, नॉन कॉपरेशन। अपने तो सरकार का बहिष्कार करेंगे, सरकार की पंचायतों में भाग नहीं लेंगे, खुद की पंचायतें बनाएंगे, खुद में सामाजिक सुधार करेंगे। आज के बाद हम शराब वगैरह नहीं पिएंगे, अपनी जो लड़ाइयां होगी वो खुद की पंचायत के तहत ही सुलझाएंगे हम। और एक नए प्रकार का हमें प्रयोग देखने को मिलता है, हमें नए प्रकार का अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। पथिक ये भी जानते थे केवल अपने से पार नहीं पड़ेगी, केवल उपरमाल पंच बोर्ड से पार नहीं पड़ेगी, इसलिए और किससे समर्थन लिया जाए। 2 संगठन बन चुके थे अपने राजस्थान में, पथिक खुद बना चुके थे एक संगठन, वर्धा में वो एक संगठन बना चुके थे, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को उतारा गया कि तुम हमारी सहायता कीजिए। जमनालाल बजाज एक संगठन बना चुके थे, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो राजपूताना मध्य भारत सभा को कहा गया कि आप भी हमारी सहायता कीजिए। तो राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान संघ उतर चुके थे, ये तो अपने राजस्थान के संगठन थे। कहा किसी ना किसी नेशनल संगठन का और सहारा लेना पड़ेगा। नेशनल संगठन कौन सा हो? तो आप कांग्रेस का सहारा लेते हैं, कांग्रेस के साथ बातचीत की जाए। तो इन विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के साथ बातचीत करनी शुरू की, और कांग्रेस के साथ बातचीत करनी शुरू की। और कांग्रेस का 1919 में अमृतसर में एक अधिवेशन हो रहा था, पथिक उसमें गए। तब अपने बड़े नेता हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक, और पथिक जी ने तिलक से बात की
और तिलक को जाके उन्होंने बताया, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक को बताया, यार हम बिजोलिया में आंदोलन चला रहे, सपोर्ट करो यार, आप भी सपोर्ट करो, अकेले पार नहीं पड़ रहे। तिलक ने कहा ठीक, आप चिंता ही मत करो, कांग्रेस में बात रखी जाएगी, प्रस्ताव रखूंगा मैं। और केलकर एक नेता और हुआ करते थे, केलकर ने कहा मैं सपोर्ट में हूं, चिंता ही मत करो। अब जब कांग्रेस में प्रस्ताव रखा गया 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में जब ये प्रस्ताव रखा, केलकर ने उसका समर्थन किया, तो दो लोग इसके विरोध के अंदर आए, एक तो गांधी जी और एक मदन मोहन मालवीय, दो लोग इसके विरोध में। इनका ऐसा मानना था, गांधी जी का और मदन मोहन मालवीय का ये मानना था कि यार अपना कांग्रेस का जो आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है, वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आंदोलन चल रहा है, हमें राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना, हमें अभी देसी रियासतों में कोई आंदोलन नहीं करना, हम देसी रियासतों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने को वहां पर कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनानी। क्योंकि यदि हमने अपनी शक्ति को दो भागों में बांट दिया, पावर डिवाइड कर दी, आधी पावर अंग्रेजों की तरफ लगा दी, आधी पावर राजाओं के खिलाफ लगा दी, तो ना तो अंग्रेज देश से जाएंगे, ना हम राजाओं को हटा पाएंगे। इसलिए एक बार हमारा उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेजों को निकालना है, इसलिए हम ऐसा कोई भी मैटर हाथ में नहीं लेंगे। और बीच बचाव का रास्ता निकाला गया, कहा गया प्रस्ताव रखिए मत, और गांधी जी ने कहा कि भाई मालवीय जी खुद जाएंगे, खुद जाके महाराणा से बात कर लेंगे, महाराणा से बात करके इस मैटर को सुलझाने का प्रयास कर देंगे। कहा ठीक है साहब, ये कर लिया जाए। तो मालवीय जी को भेजा गया कि साहब आप महाराणा से मुलाकात करो। मालवीय जी आए भी, महाराणा से मुलाकात वगैरह भी की, लेकिन इससे कोई मामला ज्यादा सोल्व उनके हुआ नहीं। पर फिर भी याद रखें कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखने का प्रयास किया गया था, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में यह प्रस्ताव तिलक रख रहे थे, केलकर समर्थन कर रहे थे, गांधी जी और मदन मोहन मालवीय के कहने पर प्रस्ताव रखा नहीं गया था, वापस ले लिया गया था। मदन मोहन मालवीय ने महाराणा से मुलाकात भी की थी, तिलक ने और गांधी जी ने दोनों ने, तिलक ने भी लेटर लिखा, महाराणा को लेटर लिखा, गांधी जी ने लेटर लिखा, तिलक ने लेटर लिख के कहा भी उनको, अब मेवाड़ हमेशा से आजादी का समर्थक रहा है, स्वतंत्रता का पुजारी रहा है, आप खुद स्वतंत्रता के पुजारी हो फतेह सिंह जी, और इससे मतलब किसान अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए। पर इन लेटर का भी कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो तिलक और गांधी जी ने उनको लेटर भी लिखे थे। पर इस पथिक ने इसके बाद भी उम्मीद छोड़ी नहीं, उसके बावजूद वो लगे रहे। 1920 में वापस कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, इस बार अधिवेशन हो रहा था नागपुर। पथिक जी को लगाया, ऐसे तो पार पड़ेगी, ऐसे तो गांधी जी मानेंगे। तो पथिक जी ने बिजोलिया से 3 किसान बुलाए कि साहब आओ, बिजोलिया से 3 किसानों को बुलाया कि आप आओ, कुछ ना कुछ गांधी जी से बात करवाते। 3 किसान बुलाए, 3 किसानों के नाम थे काड़ू जी, गोकुल जी और नंदराम जी। 3 किसान बुलाए और इन 3 किसानों को बुला के इनके माध्यम से चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, एक एग्जीबिशन, पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई, जिसके अंदर बिजोलिया में उन पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया। नागपुर अधिवेशन में 1920 में पथिक जी ने बुलाया। गांधी जी ने जब ये देखा तो गांधी जी को लगा हर मामला सीरियस है, तो गांधी जी ने कहा देखो सीधा सीधा इंटरफेयर तो नहीं है मेरा कोई, लेकिन अपना आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में, तुम तो लड़ो जाके। और उनके जो निजी सचिव हुआ करते थे महादेव देसाई को भी कहा कि महादेव जी यार आप जाओ, आप जाके इस मैटर को एक बार देख के। तो कभी कोई आपने से पूछ ले कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना आशीर्वाद दे दिया था, कौन से में तथास्तु बोल गए थे, तो वो आंदोलन अपना नागपुर अधिवेशन है। पथिक के बुलाने पर 3 बंदे वहां पर गए थे, काड़ू जी, गोकुल जी, नंदराम जी। इन्होंने वहां अत्याचारों के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई थी। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में आ गए थे और अपने सचिव महादेव देसाई को भी भेज दिया था। पथिक ये भी जानते थे कि केवल इससे पार नहीं पड़ेगी, अपने को समाचार पत्रों में भी ये बात निकलवानी पड़ेगी। पर फिर भी ये वापस एक बार और देख लो कि पथिक को बुलाने के लिए, पथिक कहाँ रहते थे, तो ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे। साधु सीताराम दास उनको बुला के लाए थे। 1916 के अंदर वो बिजोलिया आ जाते हैं और यहाँ पर एक संगठन बनाते किसान पंचायत। इसकी केंद्रीय समिति थी उपरमाल पंच बोर्ड, जिसके सरपंच थे मन्ना पटेल। और इस केंद्रीय समिति के निर्देशन में 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरी साल से आंदोलन को शुरू किया गया। युवाओं को लेकर उपरमाल सेवा समिति बनाई थी और युवाओं को एक पर्चा दिया था उपरमाल का डंका कि जाओ गांव गांव में जाके डंका बजा के आ जाओ। 2 संगठन अपने राजस्थान वाले सपोर्ट कर रहे थे, राजस्थान सेवा संघ वर्धा से जो बना था, राजपुताना मध्य भारत सभा जो दिल्ली में जमनालाल बजाज ने बनाई थी, ये दोनों कर रहे थे। कांग्रेस से सपोर्ट मांगा गया। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा, केलकर ने साथ दिया उसका, लेकिन गांधी जी और मालवीय जी ने कहा कि हम देशी रियासतों में सक्सेप्ट नहीं करेंगे। मालवीय जी ने महाराणा से बातचीत भी की थी, तिलक और गांधी जी ने महाराणा को लेटर भी लिखे थे, लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। 1920 के नागपुर अधिवेशन में काड़ू जी, गोकुल जी और नंदराम जी गए। इन्होंने वहां पर जो बिजोलिया के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। अतः गांधी जी ने अपना आशीर्वाद दिया और अपने जो निजी सचिव थे महादेव देसाई उनको भेजा कि आप जाओ और आप जाके बात करो। और
पथिक को पता था कि यार अखबारों के बिना पार नहीं पड़ेगी, और अखबारों के अंदर ये बात छपवानी पड़ेगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी अपने दबाव बना पाएंगे, वरना तो दबाव नहीं बना पाएंगे। इसलिए पथिक जी ने कई समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करवाना शुरू किया। समाचार पत्र कौन कौन से? एक कानपुर से एक समाचार पत्र निकला करता था। कानपुर में अपने भारत के बहुत बड़े पत्रकार हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक समाचार पत्र निकाला करते थे, और समाचार पत्र का नाम था प्रताप। कानपुर से प्रताप नाम का गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था। पथिक जी ने और बाकी सब किसानों ने मिलकर गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी, और राखी भी सीधी नहीं भेजा, चांदी की राखी। और गणेश शंकर विद्यार्थी का कि आप हमारे भाई के समान हो, आप तो यार रक्षा करो, आप पत्रकार हो यार, हमारी खबरें छापो। और विद्यार्थी जी संगठन से, आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए, और विद्यार्थी जी ने इस आंदोलन की खबरें छापनी शुरू की। तो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें सबसे ज्यादा किसी समाचार पत्र में छपी थी, तो वो तो कानपुर से जो गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था प्रताप, उसमें छपी थी। और इनको चांदी की राखी भेजी गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। तिलक को कहा कि साहब आप भी कीजिए। तिलक पुणे से अखबार निकाल रहे थे अपना एक मराठा, तो मराठा के अंदर तिलक ने लेख वगैरह लिखने शुरू किए। तिलक ने कहा कि हाँ साहब, इस आंदोलन को सपोर्ट किया जाना चाहिए। और कई अखबार निकलते, जैसे एक अखबार निकला करता था प्रयाग से, एक अखबार निकलता था अभ्युदय। अभ्युदय वालों का भाई आप भी लिखो। कलकत्ता से एक अखबार निकला करता था भारत मित्र। इनको कहा साहब आप भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ खबरें छापी। इधर अपने वर्धा से विजय सिंह पथिक खुद ही छाप रहे थे। राजस्थान केसरी, रामनारायण चौधरी इसके संपादक हुआ करते थे, तो राजस्थान केसरी में खबरें छपनी शुरू हुई। उधर अजमेर से अपने एक अखबार निकाल रहे थे विजय सिंह पथिक की, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान में खबरें छपनी शुरू हुई। तो कोई भी सिंपल सा पूछे कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन कौन कौन से अखबारों में प्रकाशित हुआ था, तो कानपुर से जो गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार था, पूना से तिलक का जो मराठा नाम का अखबार था, फिर प्रयाग से अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र, वर्धा से राजस्थान केसरी, अजमेर से अपना नवीन राजस्थान। इन सब समाचार पत्रों की भी बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी मुख्य भूमिका है। ये जब चीजें हुई तो मेवाड़ की सरकार घबराई, और मेवाड़ की सरकार ने कहा भाई रुको रुको यार, ऐसे मत करो, हम जांच बिठाते हैं, हम जांच करवा लेते हैं आपकी। तो जांच आयोग बिठाए गए। मेवाड़ सरकार द्वारा 2 जांच आयोग बिठाए गए थे। 2 जांच आयोग बिठाए गए। पहले एक जांच आयोग बिठाया गया, अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों ने आपने नाम सुना होगा, 1919 के अंदर एक जांच आयोग बिठाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग था। 2 बंदे और थे इसके अंदर, एक अमर सिंह और एक अफजल अली। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य थे ये तो मंडलगढ़ के हाकिम हुआ करते थे। जो अमर सिंह थे तो वह क्या था, जब 1914 में पृथ्वी सिंह की डेथ हो जाती है, तो पृथ्वी सिंह की डेथ होने के बाद में केसरी सिंह नाम का एक नया सामंत बनता है। केसरी सिंह बच्चा था, इसलिए मेवाड़ वालों की तरफ से अमर सिंह को प्रशासक घोषित कर दिया गया था। अमर सिंह को प्रशासक बनाया गया था, और एक डूंगर सिंह नाम का बंदा था, इसको उप प्रशासक बना दिया गया था, नायब बना दिया गया था इनके। तो जो केसरी सिंह सामंत था उसके जो प्रशासक थे अमर सिंह, उनको शामिल कर लिया गया, और एक जज हुआ करते थे अफजल अली, इनको शामिल कर लिया गया। और इनको कहा भाई आप अपनी रिपोर्ट वगैरह दो। इन्होंने रिपोर्ट दे दी अपनी, और इन्होंने कहा भाई टैक्स वगैरह ज्यादा है, ये टैक्स वगैरह कम किए जाए, और जो साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा जैसे कोई बड़े नेता यदि गिरफ्तार हो रखे हैं तो उन नेताओं को रिहा किया जाए। तो इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, लेकिन इन सिफारिशों पर भी ज्यादा कोई पालन नहीं किया गया। जब इनका पालन नहीं हुआ तो जो अभी मैं एक संगठन बता रहा था आपको, राजपूताना मध्य भारत सभा, उन राजपूताना मध्य भारत सभा ने कहा कि अब तो हम बनाएंगे, जांच करवाएंगे, एक जांच आयोग हम बनाएंगे और हमारे द्वारा जांच करवाई जाएगी। और उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट और कर दिया, भवानी दयाल। भवानी दयाल को कहा भाई तुम जांच करके बताओ। जब मेवाड़ राणा को यह बात पता चली तो उनको लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका नहीं साहब, बाहर की कोई भी एजेंसी मेवाड़ में आके जांच नहीं करेगी, मैं दूसरा जांच आयोग बना देता हूं। इस बार एक दूसरा जांच आयोग बनाया गया, राज सिंह बेदला इसमें थे, एक इसके अंदर थे तक सिंह मेहता इसके सदस्य थे, और एक रमाकांत मालवीय जो उस समय जो महाइंद्राज सभा जो मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उसके प्रमुख हुआ करते थे, रमाकांत मालवीय, वो इसके अंदर थे। तो मेवाड़ महाराणा द्वारा दूसरा जांच आयोग बनाया गया, राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय वाला। कब बनाया गया? जब राजपूताना मध्य भारत सभा ने कहा कि भवानी दयाल के नेतृत्व में वो जांच आयोग बनाएंगे। तो इस किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ सरकार द्वारा 2 जांच आयोग बने थे। पहला बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग है 1919 में, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ के हाकिम है,
अमर सिंह ठिकाने के प्रशासक थे जो मेवाड़ रियासत की तरफ से नियुक्त किए गए थे। अफजल अली एक न्यायाधीश थे। फिर जब राजपूताना मध्य भारत सभा ने कहा कि इसकी सिफारिशें तो मानी नहीं गई है, हम भवानी दयाल के नेतृत्व में दूसरा जांच आयोग बनाएंगे, तो इन्होंने दूसरा जांच आयोग मेवाड़ सरकार ने अपना गठित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बाहर की एजेंसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, और इस बार राज सिंह बेरला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। तो ये सदस्यों के नाम याद कर लेना, कभी कुछ सदस्यों के नाम के साथ आपसे पूछ ले। जांच आयोग बने, इन जांच आयोग ने भी वही सिफारिशें दी। पहला जो जांच आयोग था ये बिजोलिया के अंदर आया था, लेकिन दूसरे जांच आयोग ने कहा भाई हम तो बिजोलिया नहीं आ रहे, उदयपुर आओ, उदयपुर आके बातचीत करो। उदयपुर गए भी, 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल, माणिक्यलाल वर्मा जो एक बड़े नेता हुआ करते थे, वर्मा जी की भी बात सुन लो। तो वर्मा जी जो थे ये बिजोलिया ठिकाने में काम करते थे, लेकिन बाद में जब विजय सिंह पथिक बिजोलिया आ गए थे तो ये विजय सिंह पथिक से बड़े प्रभावित हुए थे। इन्होंने बिजोलिया ठिकाने का काम छोड़ दिया था, आंदोलन के साथ में जुड़ गए थे, आंदोलन चलाया करते थे। और वर्मा जी इनसे मिलने के लिए भी गए, कुछ बातचीत यहाँ पर भी टैक्स वगैरह कम करवाने की, लेकिन कुल मिला के समझौता कोई भी लागू नहीं हो रहा था। उल्टा जब ये गतिविधियां ज्यादा बढ़ी तो विजय सिंह पथिक पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया कि भाई विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया जाए। तो विजय सिंह पथिक यहाँ से निकल जाते हैं और विजय सिंह पथिक एक गांव में चले जाते हैं, उमा जी का खेड़ा। वर्मा जी वहां पर स्कूल चलाया करते थे और उस उमा जी का खेड़ा नाम के गांव से आंदोलन चलाना शुरू कर दिया था। तो आप ये भी याद रखें कि विजय सिंह पथिक ने कौन से गांव से बाद में आंदोलन चलाया था, तो उमा जी का खेड़ा नाम के गांव से आंदोलन चलाना शुरू कर दिया था। दो जांच आयोग याद रख लेना, एक बाहर याद रख लेना कि कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, पूना से तिलक का मराठा, प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र, वर्धा का राजस्थान केसरी और अजमेर का नवीन राजस्थान। पहले जांच आयोग 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। जब राजपूताना मध्य भारत सभा ने कहा कि हम भवानी दयाल की अध्यक्षता में खुद का बनाएंगे, तो दूसरा फिर 1920 में राज सिंह बेरला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वर्मा जी की अध्यक्षता में मिलने के लिए गया था। और जब विजय सिंह पथिक पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तो विजय सिंह पथिक उमा जी का खेड़ा नाम की जगह पर चले गए थे और वहां से आंदोलन को आगे बढ़ाने लग गए थे। अब जब कोई भी समझौता हो नहीं रहा था, जांच आयोग बन रहे थे, जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं मानी जा रही थी, तो अंग्रेजी सरकार पर दबाव है। और राजस्थान सेवा संघ जो मैंने एक संगठन बताया, उस राजस्थान सेवा संघ में उस समय मंत्री हुआ करते थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी उस समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंस, उस विल्किंस से मिले और उस विल्किंस को जाके कहा यार आपको सोचना चाहिए, कम से कम अंग्रेज तो सोचो, और तुम्हें तो इस दिशा में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अब अंग्रेजी सरकार की तरफ से एक जांच समिति वापस बनाएगी, 1922 में एक जांच समिति बनाएगी, अंग्रेजी सरकार की तरफ से जांच समिति बनाएगी। इसमें खुद एजीजी शामिल हुए, जो उस समय राजस्थान के एजीजी थे, उन एजीजी का नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, ये इसके अंदर शामिल हुए। रॉबर्ट हॉलैंड का जो सचिव हुआ करता था आगलवी, वो आगलवी इसमें शामिल हुआ, ये सचिव था इनका। जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंस, वो इसके अंदर शामिल हुआ। फिर मेवाड़ के दीवान हुआ करते थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये मेवाड़ के दीवान थे, इनको शामिल किया गया। फिर प्रभाष चंद्र चटर्जी को शामिल किया गया और एक बिहारी लाल जो शायर हाकिम हुआ करते थे, इनको शामिल किया गया। शायर हाकिम थे, तो 5 लोगों की एक समिति बनाई रॉबर्ट हॉलैंड खुद के नेतृत्व में। रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, विल्किंस जो थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, आगलवी रॉबर्ट हॉलैंड के सचिव हुआ करते थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी दीवान थे और बिहारी लाल शायर हाकिम थे। किसानों की तरफ से बातचीत करने के लिए उस समय जो सरपंच हुआ करते थे मोतीराम जी, वो आए, ये सरपंच थे। नारायण जी पटेल आए, नारायण जी पटेल उस मंत्री, नारायण जी पटेल एक बड़े नेता थे। बीच में नारायण जी पटेल को बेगार ना देने की वजह से, जब इन्होंने बेगार देने से मना किया था, नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर लिया। जब नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया था तो जनता भड़क गई और जनता ने जाके नारे लगाए, या तो नारायण जी पटेल को छोड़ दो या हमें भी गिरफ्तार कर लो। सरकार घबरा गई थी, सरकार ने नारायण जी पटेल को छोड़ दिया था। फिर जो राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे रामनारायण चौधरी वो आए और एक जो आंदोलन चलाए रहे थे वर्मा जी है। इस तरफ से 4 आदमी आते हैं और आपस के अंदर बातचीत हुई, इन्होंने पूरी समस्याएं बताई। इस बार ये जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी, रॉबर्ट हॉलैंड जो खुद एजीजी थे, उनके नेतृत्व में जो समिति बनी थी, इस समिति ने कहा कि भाई 35 कर कम किए जाएं। जो 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं उनमें से 35 करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भूमि का बंदोबस्त करवाया जाए, 35 करों को समाप्त किया जाए, भूमि का बंदोबस्त करवाया जाए।
जो भी गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, जो भी संपत्तियां जब्त कर रखी है पहले से कोई, उन संपत्तियों को वापस दिया जाए इस प्रकार से। और जो पड़त भूमि छोड़ दी गई थी उस पर किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाए जाए। कई प्रकार के इन्होंने रिबेट दी। कुल मिला के किसानों की यहाँ पर जीत होती है। किसान 35 कर माफ करवाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बिजोलिया के सामंत ने ये जो समझौता था उस समझौते को लागू नहीं किया। किसान बड़े राजी हो गए, नारे लगाते हुए आए कि हम जीत गए। बिजोलिया के सामंत ने पूछा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा आप कितने टैक्स लेते थे अब तक? कि 84। अब लेके दिखाना, इस बार हम तेरे को केवल 35 टैक्स ही देंगे। हम 35 टैक्स नहीं देंगे तेरे को, हम केवल 49 टैक्स ही देंगे तेरे को। और बिजोलिया के सामंत ने कहा ये जो जमीन ना जिसमें तुम खेती करते हो, ये किसने कहा तुम्हें कि 35 कर नहीं देने? साहब हमें मेवाड़ राणा जी की तरफ से समझौता हुआ है, उच्च स्तरीय समिति उसने कहा था। ये जो जमीन है ना जिसमें तुम खेती करते हो, ये मेवाड़ राणा जी के बाप की नहीं, ये जमीन मेरी है और मेरी जमीन में यदि खेती की जाएगी तो पूरे के पूरे 84 कर लगेंगे। कुल मिला के उसने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, इसलिए किसानों को कोई बड़ी रिबेट नहीं मिली। हालांकि समझौता हुआ था, याद रखना 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी आए थे, उनकी तरफ से यह समझौता किया गया था। अब इसी बीच एक घटना और हो गई। इसी बीच जो विजय सिंह पथिक थे वो बेगू किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वहां बेगू किसान आंदोलन में 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक उधर गिरफ्तार हो जाते हैं। अब जब विजय सिंह पथिक उधर गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन का नेतृत्व बिखर गया था। अब वर्मा जी बचे थे। अब यहां से तीसरा चरण शुरू होता है। 1923 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण शुरू होता है। और इस तीसरे चरण में जब विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो गए हैं, वर्मा जी आंदोलन चला रहे हैं, दो घटनाएं। एक तो 1923 से लेकर 1926 के बीच में कभी तो अधिक वर्षा हो गई, कभी बरसात हुई नहीं। कुल मिला के अकाल की स्थिति, किसानों की फसलें ही नहीं हो रही थी। इसी बीच सरकार ने कहा कि समझौते में कहा गया तो भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा, इसलिए भूमि बंदोबस्त किया गया। और भूमि बंदोबस्त करने के लिए एक अफसर भेज दिया गया, ट्रेंच नाम का एक अफसर भेज दिया गया। इसने 1926 में सेटलमेंट किया और सेटलमेंट बड़ा अजीब सा कर दिया गया। और जो सिंचित भूमि थी उसके अंदर तो टैक्स लगा दिए कम, और जो असिंचित भूमि थी उस पर टैक्स लगा दिए ज्यादा। किसानों ने सेटलमेंट का विरोध किया। किसानों को भाई ये क्या तरीका है? किसान वापस इकट्ठे हुए। वर्मा जी की किसान पंचायत की इन सबकी मीटिंगें भी, रामनारायण चौधरी है, क्या किया जाए? तो कहा आपने तो एक काम करते हैं कि असिंचित भूमि है जिसपे कर वगैरह इन्होंने ज्यादा लगा दिया है, इस जमीन को अपने तो सामंत को वापस दे दिया जाए। पर अंतिम फैसला कौन ले? तो अंतिम फैसला विजय सिंह पथिक लेंगे। विजय सिंह पथिक रिहा होने वाले थे तब, तो अंतिम फैसला विजय सिंह पथिक पर छोड़ दिया गया। पथिक जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। पथिक 27 में बाहर आए। बाहर आने के बाद यहाँ पे निष्कासन लग गया उनपे। तो एक गांव पड़ता था फुरसारिया, फुरसारिया नाम का गांव था। पथिक वहां पे रह के आंदोलन का संचालन कर रहे थे। किसान फुरसारिया गांव में जाके विजय सिंह पथिक से मिले और विजय सिंह पथिक को सारी घटनाएं बताई। विजय सिंह पथिक ने कहा यार तुम तो एक काम करो, उसने असिंचित भूमि पे ज्यादा टैक्स लगा दिए, तुम तो एक काम करो, तुम्हारे पास जमीन के पट्टे हैं, साहब सबके पास पट्टे पड़े हमारे, तुम एक काम करो, ये जो असिंचित भूमि वाले जो पट्टे तुम्हारे पास है इन पट्टों को लेके जाओ, सामंत को वापस दे दो और कहता हम तो तेरी खेती नहीं करेंगे। जब तुम खेती करोगे ही नहीं तो वो तुमसे टैक्स ही नहीं ले पाएगा, और जब टैक्स ही नहीं ले पाएगा तो उसकी इनकम नहीं होगी, उसकी इनकम नहीं होगी तो वो तो तुम्हारे थोड़े नौरे करेगा, वो तुम्हारे पैर पकड़ेगा और तुम्हें कहेगा खेती वापस कर लो, और वो तो तुम्हें कहेगा कि तुम जितना कहोगे उतने में टैक्स दे दूंगा। पहले तुम्हारे 35 केवल माफ हो रहे थे और वो तो कहेगा तुम केवल 35 ही दे देना। किसानों को पक्का साहब ऐसा हो सकता है? विष्णुपति ने करके देखो, तुम पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जाओ तो सही। तुम इस बार आए किसान सारे इकट्ठे हुए, सारे सामंत के घर पर गए और सामंत को जाकर इधर आ रहे, क्या कर रहा है तू, कितने टैक्स लेगा? पूरे 84 टैक्स लेगा, 49 लेगा, ये पकड़ तेरे जमीन के पट्टे और हम तो तेरी खेती नहीं करेंगे। सामंत बड़ा बदमाश आदमी था। सामंत ने सब किसानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके भाई कान खोल के एक बात सुन लो, अभी भी किसी किसान को जमीन पर खेती करनी है तो बता दो, वरना तो मैं सबकी जमीन जब्त कर लूंगा। किसानों ने कहा हमें तो नहीं करनी खेती, और तेरे को जब्त करनी है तो भले ही तू जब्त कर ले, जब्त करके तू क्या कर लेगा इसमें? उसने कहा अरे कोई ना कोई किसान दूसरे आ जाएंगे, दूसरे किसान खेती कर लेंगे, तुम मर जाओगे देख लेना। किसानों ने कहा तेरे को जो करना हो कर। उसने कहा भाई मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, किसी को जमीन चाहिए तो बता दो, वरना तो मैं जमीन आगे बेचूंगा। तो 50% ज्यादा किसानों ने हाथ खड़ा कर दिया, साहब ये लिया है चैन, हम तो आना ही नहीं चाहते थे, गलती हो गई ना, तो जमीनें वापस दे दो। उसने जमीनें वापस दे, आधे किसान तो चले गए। उसने वापस कहा एक बार और मत कह रहा हूँ, देख लो और किस किस को जमीन चाहिए। कई सख्त किसान और थे, कई और पिघले, इनका साहब हमें दे दो, उनको भी दे दी। अब तो कोई बड़े नेता ही बचे और जिन्होंने कहा कि ना ना ऐसे कोई जमीन वमीन नहीं, साडा आके अच्छे रख, और हमें तो वापस हमारी जमीन नहीं चाहिए, हमें तो टैक्स कम करवाएगा तब हम जमीन वापस लेंगे।
सामंत ने उन जमीनों को लिया और उन जमीनों को लेकर आगे बेच दिया। खूब सारे महाजन किसान थे, जिन महाजन किसानों ने आगे जमीनों को खरीद लिया। पहले किसानों को और पथिक को और सबको ये लगा था कि जमीनों को खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इन महाजन किसानों ने जमीनें खरीद ली, जो विजय सिंह पथिक के कहने पर वापस दे दी गई थी। किसान थोड़े दिन तो इधर उधर घूमे कि जमीन दे देगा, वापस जमीन दे देगा। जब जमीनें नहीं मिली तो वापस पथिक के पास गए और पथिक को जाके कहा कि सर वो आपने कहा था कि जमीनें वापस दो। पथिक ने कहा तो हाँ, तो दबाव आया कि नहीं आया सामंत पे? जब दबाव तो आया पर सामंत पे नहीं आया, उल्टा आ गया, अपनी तरफ दबाव आ गया और उसने जमीनें लेके जमीनें जब्त कर ली। जमीनें रखी नहीं अपने पास, हमें जमीनें दी नहीं, अपने पास भी नहीं रखी, आगे बेच दी, महाजनों ने जमीनें खरीद ली। तो पथिक ने कहा फिर कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। किसान ने कहा एक तरीका हम लेके आए, यदि आपको पसंद आए तो देख लो थोड़ा सा। पथिक ने कहा हाँ बताओ बताओ, आप भी तरीका बताइए। कहता आज के बाद बिजोलिया के आसपास दिख गए ना तो आपकी खैर नहीं, तेरे चक्कर में जमीनें चली गई और तू आज के बाद आंदोलन में नेतागिरी करने के लिए नहीं आएगा हमारे। रीजन एक दूसरा बड़ा और था। ये वो समय था जब रामनारायण चौधरी ने जमनालाल बजाज में, विजय सिंह पथिक में और माणिक्यलाल वर्मा में आपस में मतभेद हो गए थे। नेता नेता होते हैं जी, नेता एक दूसरे की सहने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ पर पथिक में और रामनारायण चौधरी में नहीं बने, पथिक में और जमनालाल बजाज में नहीं बने, पथिक में और माणिक्यलाल वर्मा में नहीं बने। इसलिए किसान भी विजय सिंह पथिक के खिलाफ हो गए और 1927 में विजय सिंह पथिक की बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ के चले गए। उनका भाई रहने दो, अपने तो नहीं करना तुम्हारा आंदोलन। तो राजस्थान में किसान आंदोलनों का अगुआ, राजस्थान में किसान आंदोलनों का प्रणेता विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को 1927 में छोड़ के चला जाता है। अब साहब अब आंदोलन करने के लिए कौन है? तो वर्मा जी गए गांधी जी के पास और गांधी जी को जाके गांधी जी करें क्या आप बताओ। तो गांधी जी ने जमनालाल बजाज को कहा कि बजाज जी यार राजस्थान का मैटर है, तुम्हारा मामला यार, संभालो तुम इस मामले में। बजाज जी सेठ आदमी, यहाँ कहाँ आंदोलन किए जाए, कहाँ घुमा जाए गर्मी के अंदर। बजाज जी एक नया लड़का लाए, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय नाम करके लड़का लाए। हरिभाऊ उपाध्याय को कहा कि आप आंदोलन चलाओ। अब हरिभाऊ उपाध्याय आंदोलन चलाने लगे, लेकिन अब इस तीसरे चरण में कोई आंदोलन ढंग से नहीं चल पाया था। हरिभाऊ उपाध्याय वापस गांधी जी के पास गए, गांधी जी को जाकर मामला नहीं चल रहा हमारे। गांधी जी ने वापस मदन मोहन मालवीय को कहा। मदन मोहन मालवीय ने उस समय मेवाड़ के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद को लेटर भी लिखा और सुखदेव प्रसाद ने कहा कि हाँ ठीक है भेजो, किसानों को भेजो मेरे से बातचीत करने के लिए। बजाज जी बातचीत करने के लिए भी गए, इस बार बजाज जी के नेतृत्व में गए, लेकिन कोई भी मांगे वगैरह नहीं मानी गई। थोड़े दिन बाद वर्मा जी बातचीत करने के लिए गए, इस बार वर्मा जी को मेवाड़ वालों ने गिरफ्तार करके अंदर ही डाल दिया। अब किसानों का वैसे चूक गए थे किसान पूरी तरीके से और किसानों को लगाया अब अपनी पार नहीं पड़ेगी। तो तीसरे चरण में पहले तो 1923 से 26 के दौरान अधिक वर्षा और कम वर्षा की वजह से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ट्रेंच जो सेटलमेंट ऑफिसर हुआ करता था उसने सिंचित जमीन पर कम और असिंचित जमीन पर ज्यादा टैक्स लगा दिए थे। किसानों ने इसका विरोध किया और पथिक जी के कहने पर अपनी जमीनें वापस लौटा दी थी, लेकिन सामंत ने उन जमीनों को जब्त कर लिया और आगे महाजन किसानों को बेच दी थी। इसलिए कालांतर में किसानों ने पथिक जी का विरोध कर दिया और पथिक जी 1927 में आंदोलन छोड़ के चले गए थे। फिर वर्मा जी ने गांधी जी से कॉन्टेक्ट किया, गांधी जी ने बजाज जी को भेजा, बजाज जी हरिभाऊ उपाध्याय को छोड़ गए। गांधी जी ने मालवीय जी को कहा तो मालवीय जी ने सुखदेव प्रसाद से बातचीत की जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बजाज जी ने इनसे बातचीत की, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। उल्टा वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बार वर्मा जी को भी गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया था। अब बातें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वर्मा जी वापस आ गए थे और वर्मा जी ने वापस आने के बाद में एक नया संगठन खड़ा कर दिया था। इधर उत्तरदायी सरकारों की मांगे जैसी चीजें चल रही थी। 24 अप्रैल 1938 को अपने कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे और कांग्रेस ये घोषणा कर चुकी थी कि रियासतों में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहे हैं उनको हम समर्थन देंगे। और मेवाड़ वालों ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी। वर्मा जी ने प्रजामंडल बना लिया, किसान प्रजामंडल की तरफ जाने लगे। इस बार तो सामंत ने कहा अब तो तुमसे कोई भी समझौता नहीं। फाइनली 24 नवंबर 1938 को किसानों ने लिख के दिया। किसानों ने कहा कि आज के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। काली गाय है तेरी, छोड़ तू धूड़ खाई, आइंदा से कोई आंदोलन हमारे द्वारा तो नहीं किया जाए। आज के बाद हम प्रजामंडल की गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेंगे। तू जमीन तो वापस दे। जमीन लेके बैठ गया। तब जाके 1941 में मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री बने थे वी राघवाचारी और मेवाड़ में एक रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। ये तो प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी और एक राजस्व मंत्री हुआ करते थे मोहन सिंह मेहता। वी राघवाचारी ने और मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ में एक समझौता करवाया। ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे।
समझौता करवाया, समझौता करेगा कि इनकी जो जमीनें थी, जब जमीनें थी वो वापस दिलवाई, इनके टैक्स वगैरह कम करवाए गए। इस प्रकार 1897 में जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो जाके आंदोलन शुरू होता है 1941 में, जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और मेवाड़ के राजस्व मंत्री बने थे मोहन सिंह मेहता। बिजोलिया किसान आंदोलन एक लंबे समय तक चला, भले ही लास्ट में राजनीतिक कारणों से उसे सफलता मिली हो, लेकिन कई चीजें सिखाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन हमारे राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड किसान आंदोलन है। वो नॉन वायलेंट है। आप देखिए 1897 से लेके और 1941 तक लगभग 44 साल दुनिया का कोई भी आंदोलन, कोई भी अहिंसक आंदोलन इतने लंबे समय तक नहीं चला है। दुनिया का सबसे लंबा कोई अहिंसक आंदोलन चला था तो वो बिजोलिया था, जो 44 वर्षों तक चला था। इस आंदोलन की एक बड़ी और जोरदार बात, इस आंदोलन ने केवल बिजोलिया में किसानों में जागृति नहीं लेके आया था, ये आसपास के कई किसान आंदोलनों का वाहक बना था। जैसे इसको देखा देखी बेगू के अंदर धागड़ों ने आंदोलन कर दिया था, इसका देखा देखी बूंदी में गुर्जरों ने आंदोलन कर दिया था, इसका देखा देखी मेवाड़ में भीलों ने और गरासियों ने आंदोलन कर दिया था, जिसको हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक और बड़ी जोरदार बात, जब विजय सिंह पथिकी से जुड़ने के लिए आए थे, तब से यह कहा गया कि हम आंदोलन चलाने के लिए बाहर से टक्का नहीं लेंगे, किसी से रुपए नहीं लिए जाएंगे। तो सारे के सारे रुपए किसानों ने खुद इकट्ठे किए थे। तो ये एक स्वावलंबी आंदोलन है, और कुछ किया नहीं किया हो, लेकिन किसानों में राजनीतिक चेतना जरूर है। उनमें एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई उन लोगों के अंदर। उन्हें पता चला कि यार सामंतों का विरोध किया जा सकता है, गलत कामों का विरोध किया जा सकता है। और एक बड़ी बात, इस आंदोलन में केवल पुरुष ही शामिल नहीं थे, इसके अंदर महिलाएं शामिल थी, इसके अंदर बच्चों तक ने भाग ले लिया था। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने वर्मा जी जैसा एक नेता दिया हमें, जिसने कालांतर में मेवाड़ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए प्रयास किए, और मेवाड़ की उत्तरदायी सरकार का जो पहला मुख्यमंत्री कोई बना था तो वो भी वर्मा जी थे। तो ये हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन था। धन्यवाद।